पाबंदी के 25 साल बाद शबे बसंत रात भर मनाई गई। हर तरफ मनचले भंगड़े डालते रहे, बो काटा की सदाएं बुलंद करते रहे। लाहौर के आसमान पर पतंगे सज गईं। बसंत का बाज़ाब्ता आगाज। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाले पुरजोश जिंदा दिलाने लाहौर बसंत की खुशियां भरपूर तरीके से मना रहे हैं। दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। गैर मुल्की भी बसंत के रंगों में रंगने लाहौर पहुंचे हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक वज़रा और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। भारत से मैच का मामला हमारे हाथ में नहीं, मैच का फैसला हुकूमत को करना है। हम हुकूमत के फैसले का एहतराम करते हैं। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में ना होने का अफसोस है। वर्ल्ड कप से कबल मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टीम की तैयारियों समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की। बतौर कप्तान पहला वर्ल्ड कप है जिसके लिए बहुत पुरजोश हूँ। दूसरी जानिब बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने का मौक़िफ़ अपनाया जो कि बिल्कुल मुनासिब फैसला है। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज मुतवक्के कराची मस्कत पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बामानी नतीजे तक पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात की तैयारियां अरूज पर हैं, दूसरी जानिब अमरीकी जंगी तैयारे भी मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलिन लीव की ईरान को तंबी। कहा, अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालबात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा होगा। वी हैव गॉट अ लॉन्ग वीकेंड और उसके हवाले से भी आपको आगे चलकर बताएंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुशगवार लम्हात के साथ। लाहौर में 25 साल बाद बसंत का आज बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। हर तरफ खुशियां हैं, रंगों की बहार है। बसंत ने शहरियों में एक नया जोश और वलवला जगा दिया है। रात 12 बजते ही शहर पर बसंत का जादू सा चल गया। 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल में हम दुआ यही करेंगे कि कोई हादसा ना हो और खुशियों का ये मेला अच्छी यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो। बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट बीइंग इख्तिताम पजीर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बात मेले की हो ही रही है तो एक और मेला सजने को है तैयार। जरा उसकी भी जल्दी से कर लेते हैं बात। कल से T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच, अगर तो बारिश नहीं हुई, नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच का जो बायकॉट है वो भी इस वक्त ज़ेरे बहस है। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को मनाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। ICC पर जानिबदारी के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। और क्रिकेट पर शुरू होने जा रहा है बोल न्यूज़ का खास प्रोग्राम, लाइव ट्रांसमिशन खेल का जुनून। आप लाजमी देखें जिसका आगाज होगा सैटरडे से। एब्सोल्युटली। इसमें हमारे साथ होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा भी। तो प्रोग्राम में खेल की बातें भी होंगी और इस प्रोग्राम में ज़बरदस्त मसालेदार चटपटी किस्म की गुफ्तगू होगी। एंड देयर इज़ अ लॉट टू ऑफर इन दिस शो। लेकिन हम अभी तो इसकी सारी बातें आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इस पे आगे चल के हम मजीद भी बात करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ द इंटरनेशनल सिचुएशन एज वेल। उज़्बेकिस्तान के सदर जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके साथ जोड़ लीजिए कजाकिस्तान के सदर कल गए और उज़्बेकिस्तान के सदर कल आए। एब्सोल्युटली। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। इसके अलावा अमरीका और ईरान के दरमियान ये जो 2 रोज़ा अहम दौरा है, इस हवाले से तो आगे चलकर हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ये कितना अहमियत का हामिल है। और जब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के इन लास्ट 2 to 2.5 ईयर्स में हमारे जो रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर हुए हैं और ज़्यादा डीपन हुए हैं। इस मामले के ऊपर ज़रूर ही बात की जाएगी कि किस तरह से ये दौरा भी अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे कि आपने बात की थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो एक और मामला रीजन में और वो ये है अमरीका ईरान तनाज़ा। ये तनाव अब ख़त्म होने जा रहा है
ताल्लुकात बेहतरी की समझ जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहरी बेड़ा भी इस वक्त मौजूद है इन द रीजन, लेकिन गुफ्तो शनीद का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही साथ वाइट हाउस की तरफ से ये तो कहा गया है कि जी बिल्कुल इस मामले को ठीक से हल होना चाहिए, लेकिन साथ ही वाइट हाउस ने यह तड़ी भी लगा दिया है कि ट्रंप के पास सिफारतकारी के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो देखते हैं कि अब ये जो मामलात मशरिक़ वस्ता में रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई डेवलपमेंट आती है, वो किस रुख इख्तियार करते हैं, कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब इन द शो, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बसंत। लाहौरी जो है वो तो इस वक्त तकरीबन दीवाने मस्ताने, उनके लिए जो भी आप अलक़ाबात इस्तेमाल करें वो कम है, क्योंकि कल रात से ही लाहौर में 25 साल बाद बसंत का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और शहर लाहौर जो है रंगों पतंगों में नहा गया है, जोश व खरोश में डूबा दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली। एक दफ़ा लॉन्ग टाइम बैक लाहौर को इसलिए याद किया जाता था कि एक छत से दूसरी छत जुड़ी रहती है और छत की जो बनियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, इसकी वजह से आप वहाँ पर पतंगे वगैरह आसानी से उड़ा सकते हैं। बट लाहौर हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। तो क्या ये जो रंग और नूर हमें नज़र आ रहा है लाहौर में, ईद का सा समा नज़र आ रहा है, ये क्या सिर्फ ओल्ड सिटी लाहौर तक है या जो मज़ीद डेवलप्ड लाहौर जो है वो भी कुछ एहतमाम कर रहा है बसंत को मनाने के लिए या नहीं? ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उनसे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा क्या समा है, हम इधर दूर से बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं व्हाटएवर इज हैपनिंग इन लाहौर। जी बिल्कुल, वो त्यौहार आ ही गया जिसका सारे लाहौरियों को इंतज़ार था। आज बसंत लाहौर शहर में भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहरी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अंदरून शहर की छतों पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो चुकी है और जो पतंगे हैं उसकी जो तनावें हैं वो डाली जा रही हैं और जो डोर है वो भी लेकर लाहौरिये जो हैं वो छतों पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रंगा रंग पतंगे पकड़े हुए ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो हैं वो पतंगे उड़ाने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं और जो सीधी की जा रही हैं पतंगे उड़ाने के लिए। और यहाँ बात भी करते हैं इन ख़वातीन से जो यहाँ पे लाहौर अंदरून लाहौर में दिल्ली गेट के अंदर जो हैं लाहौर की छत पर मौजूद हैं। आप ये बताएं जी कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं और कैसा आपको लग रहा है आज बसंत मनाना? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुल्तान से आई हूँ स्पेशल बसंत मनाने के लिए, क्योंकि मरियम नवाज़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा फेस्टिवल रखा है। और मैं चाहूँगी कि ये मुल्तान में और बाकी दीगर शहरों में भी होना चाहिए, ताकि इससे बहुत अच्छा सबको फ़ील होता है कि इंजॉयमेंट होती है। अब ये देखें कि मैं कितनी दूर से आई हूँ, अपने बच्चे के भी साथ आई हूँ। ज़ाहिर सबको होता है कि ये हम बसंत मनाए, इतना अच्छा त्यौहार, और इधर देखें इतनी रौनक लगी हुई है और बसंत शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छे खाने का इंतज़ाम हमने किया हुआ है। अच्छा, खाने में आपने क्या बनाया है और दूसरा हवा कैसी है? आप समझते हैं कि आज हवा जो है और मौसम बहुत अच्छा है पतंग उड़ाने के लिए? आज तो हवाएं भी साथ दे रही हैं बसंत मनाने वालों का। और आज हमने बिरयानी बनाई है और जो कबाब वगैरह, बारबेक्यू वगैरह हमने किया है इसके। जी आप ये बताएं जी कि कैसा लग रहा है बसंत मनाना? जी बिल्कुल जी, जिस चीज़ का हमें 25-30 साल से इंतज़ार था वो आज आ गई है घड़ी। तो अंदरून में हम ऑलरेडी अंदरून के ही रहने वाले हैं और ये बसंत तो एक गुड्डी उड़ाने का एक मकसद नहीं है, सिर्फ ये सब लोगों के साथ बैठ के गेट टुगेदर होने का एक मौका मिलता है, रंगारंग के खाने खाने का एक टाइम मिलता है। और काफ़ी लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता है, तो ये कुछ 1-2 रातों में हम स्पेंड करके काफ़ी लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस वाले से हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसके हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे कि इसके रेट को कुछ मुनासिब किया जाए। थोड़ी सी नज़रसानी मरियम नवाज साहिबा इस तरफ भी करें ताकि लोग जिनकी पहुंच से ये गुड्डी डोर बाहर हो चुकी है वो इसको परचेज़ करने में आपका ताउन शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं बसंत मनाने में मशगूल हैं और देख रहे हैं आप सब के बहुत अच्छे तरीके से बसंत का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। आप बताएं जी कि कितनी पतंगे लेके आए हैं और आपके साथ कौन कौन बसंत के त्यौहार को मना रहा है? देखिए जी, जो पतंगों की क्वांटिटी है ना, ये बसंत अब एक दिन की नहीं है, यह बसंत 5 दिन की है। यानी कि जुमा, फिर उसकी रात, फिर हफ्ता, फिर उसकी रात, फिर एतवार, ये 5 दिन की बसंत है। तो यहाँ तो 4-4, 5-5 हज़ार पतंगे बुक की हैं हम लोगों ने जी।
अच्छा, ये बताएं कि मौसम भी अच्छा है, तो लाइटिंग के लिए क्या इंतज़ाम किया है? रात को भी अब पतंगे उड़ाएंगे? बिल्कुल ठीक है जी, आप थोड़ा सा देखेंगे वो लाइट के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया है। लाइटें आ गई, लाइट को बगैर तो रात को बसंत जो है नहीं मनाई जाएगी, मना नहीं सकते। तो इंशाल्लाह ताला पूरा रेंज है जी यहाँ पे। तो खाने पीने के अलावा कोई ढोल ढमक्का और बाकी जो बो काटा की आवाज़ें और जो रवायत थी लाहौर में बसंत मनाने की, उसको किस नज़र से देखते हैं? वो सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? असल में जी ये बसंत आ रही है तकरीबन 17-18 साल के बाद। जो नई जनरेशन है उसको बो काटा का कोई पता नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है। जो हमारे मेहमान आएंगे यहाँ पे, जिनमें छोटी जनरेशन ज़्यादा है, तो हम उनको ब्रीफ करेंगे भी कैसे बो काटा कहना है और उसके बाद क्या होता है, ये पीएच के हमें तो ये भी मसला है कि उनको तनामी भी डाल के देनी है, उनको राना भी बताना है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बसंत भरपूर जोश के साथ मनाई जा रही है। लाहौरिये जो हैं वो अपना पूरा जो पूरा जोर जो है वो बसंत के ऊपर रखे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो गुड्डी है और डोर है वो महंगी है। अगर मज़ीद गुड्डी और डोर मिले तो वो इस सिलसिले को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुलरहमान मौजूद थे और हम बता रहे थे कि भाई ओल्ड सिटी लाहौर में क्या माहौल है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ लाहौर इज़ वेरी एक्साइटेड, नॉट जस्ट लाहौर, जो लाहौर से बाहर भी लोग हैं, चाहे जी। पंजाब में उस तौर से ऑब्वियसली इजाज़त नहीं है कि आप बसंत मनाएं, लेकिन फिर भी लोग ज़रूर ही जहाँ जहाँ कहते हैं ना अंग्रेज़ी पंजाबी दी अंग्रेज़ी दा दा जिथे लगता है उत्थे ला, वो कर रहे हैं। आई थिंक एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू इंजॉय बसंत एंड आई थिंक दिस लॉन्ग वीकेंड अक्रॉस कराची में भी मैं कुछ लोगों को देख रही थी कि उनको थोड़ा सा इसकी वजह से पंजाबी में कहते हैं ना चाह चढ़ रहा है, तो वो भी पतंगों को एंजॉय कर रहे मुझे हैं। ना तो आहिस्ता पतंगबाजी आहिस्ता मुझे नजर आ रही है अंदाजा हो रहा है कि हाउ एक्साइटेड यू आर फ्रॉम इनसाइड। ऑब्वियसली। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि कल हमारे साथ उस्मा कारदार साहब थी ना, वो आखिर में चोट कर गई थी हमें कि आप लोग कराची में क्या कर रहे हैं। तो हम ये बता दें कि भाई लाहौर में तो बसंत मनाई जा रही है। कल मुर्तज़ा वहाब ने भी ऐलान कर दिया है जी। कि यहाँ भी मनाई जाएगी। तो इट्स नॉट अ टिट फॉर टैट सिचुएशन, But it's a बट good tit for इट tat. शुड Yeah. बी कि ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो जनाब, सिचुएशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लाहौर में बसंत जो है उसका मनाने का आगाज़ हो चुका है। सुबह ही सुबह लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। Absolutely. So there is a lot coming your way about बसंत, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम आपको छोड़ के गए थे अपनी बसंत की एक्साइटमेंट पर। आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल हु वेरी एक्साइटेड अबाउट बसंत। और ये पूरा वीकेंड जो है लाहौर में नहीं, मुझे लग रहा है कराची और बहुत सारे शहरों में भी बहुत जगह पर लोग काइट फ्लाइंग एंजॉय कर रहे होंगे। और इस माहौल ने, जब हम कल भी ये बात कर रहे थे फैसल, कि इस माहौल ने ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से सोशलाइज करने का माहौल दिया है, नई थिंकिंग दे दी है एक दफ़ा फिर से कि भाई ठीक है, आप सोशलाइज कर सकते हैं, नई चीज़ों को वापस लेकर आ सकते हैं, सेफ्टी एक तरफ है, लेकिन जो आपका कल्चर है आपको ज़रूर उसे एंजॉय करना चाहिए। एब्सोल्युटली, कल्चर एंजॉय करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ के साथ। या। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फैज़ान अहमद साहब, आप लीगल एडवाइज़र हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि 25 साल बाद बसंत लौट चुकी है बुनियादी तौर पे लाहौर में, तो इस वक्त क्या माहौल है पूरे लाहौर का? और साथ ये भी बताइए कि बाकी पंजाब में तो पाबंदी बरकरार है, तो बाकी पंजाब भी सारा लाहौर उमड़ आया है। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बसंत लौट आई है, खुशियां बहारें लौट आई हैं। और जहाँ तक बात है कि माहौल की कि क्या माहौल है, तो आज रात का वेरी फर्स्ट डे था कि आज रात 12 बजे के बाद पाबंदी हटनी थी। जी। तो हम लोग खुद भी जो कि पतंगबाजी का शौक रखते हैं, पतंगबाजी से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मेन इवेंट होता था ना बसंत का, शुरू से जो चलता आ रहा है, वो 2 दिन का होता था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज रात कोई ऑन एंड ऑफ को 10-20% रिस्पॉन्स मिलेगा और उसके बाद आगे फर्दर इंक्रीज होता जाएगा और फिर वही सैटरडे संडे वाली रूटीन जो 90s में और 2006 तक चलती आती थी। लेकिन कल रात 12 बजे हमें, जब हम लोग छतों पे चढ़े हैं, तो हमें लाहौरियों ने शॉक कर दिया है। इतना टर्न आउट और इतना एक्साइटमेंट
और लाइटिंग्स और ढोल और म्यूजिक और वो सब कुछ के जो इवन के जिसके पास जो अरेंजमेंट हो सका वो हो सका, जिसके पास नहीं हो सका, जिसको छोटी गुड्डी मिल गई अपने बजट में, जिसको बड़ी मिल गई, जिसने लूट के उड़ा ली, लेकिन दुनिया छतों पर थी। अब मैं लाहौर के इलाका गुलशन अभी राजगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी अपनी छत पे था। आई डोंट बिलीव कि कोई एक सिंगल छत भी ऐसी थी जिसमें फैमिली अपनी छतों पर मौजूद रही थी और एंजॉय नहीं कर रही थी। और अभी तो ये शुरुआत थी, यानी आज जो है वो एक्चुअल छुट्टी है और ये लाहौरियों के लिए लॉन्ग वीकेंड हो गया है ना, तो आई एम श्योर लोग थर्सडे से इसकी तैयारी कर रहे थे, वेडनेसडे से इसकी तैयारी कर रहे थे कि कब थर्सडे नाइट आएगी और हम जो है वो पतंगे उड़ाएंगे। अब ये मुझे बताएं कि बाकी लाहौर में, मेरी ऑब्वियसली मैं तो इधर कराची में बैठी हूँ तो मुझे पता है ओल्ड सिटी लाहौर में तो क्या है, कल से वीडियोज़ भी आ रही हैं, वो मैंने देखा है। जो नया शहर लाहौर है जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे बसंत एंजॉय कर रहे हैं? देखिए जी, जहां तक बात है अंदरून की, तो अंदरून तो 99% बुकड है। फॉरेनर्स ने इसको बुक किया या दूसरे शहरों से आने वालों ने इसको बुक किया। जो बैरून लाहौर है, जिसमें के लाहौर के नवाही इलाके आते हैं, इस्लामपुरा, सबनाबाद एंड इकबाल टाउन वगैरह, तो ये वो एरिया कि अंदरून में एक फैक्टर ये था कि सारे कुछ फॉरेनर्स, कुछ बाहर से आने वाले, तो वो जेन जी वाला सिस्टम, और वो जेन जी क्योंकि वो अनाड़ी हैं पतंग उड़ाने में और पतंगबाजी का वो इतना वो जो है वो नॉलेज नहीं रखते, तो जो हमें टर्न आउट स्पेशली लाहौर में, क्योंकि हम अपनी एसोसिएशन के लोगों से इन टच भी रहते हैं, तो जो सबसे ज्यादा टर्न आउट हमें लाहौर में मिला वो लाहौर सादा राजगढ़ में मिला, हमें लाहौर नुनारिया में मिला, हमें लाहौर में समनाबाद, पकी ठठी, इकबाल टाउन में मिला, इछरा में मिला, भगवानपुरा, गड़ी शाह वाली साइड पे मिला, अंदरून लाहौर में भी माहौल था। लेकिन अच्छा। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़े वसूख के साथ कि उससे डबल माहौल और उससे डबल एंजॉयमेंट और लोगों का, फैमिलियों का छतों पे चढ़ना, ये बैरून लाहौर में अंदरून लाहौर से ज्यादा ये सब मिला हमें देखने को। अच्छा मलिक फैजान, मुझे मैं जिस लाहौर को जानती हूँ ना, वो लाहौर कॉपी कैट है, ट्रेंड सेटर भी है। यानी अगर एक के पास बड़ा गुड्डा है, उसने उससे बड़ा गुड्डा लेकर आना है, एक के पास कोई ऐसी चीज़ है, ये वहाँ का माहौल है। कराची में आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ ये खास माहौल है, देखा देखी चीज़ें फैलती जाती है, एक से दूसरा बंदा कॉपी कर रहा होता है। तो वहाँ पर ये मुकाबलेबाजी भी हो रही है कि नहीं? देखिए जी, लाहौरी कंपटीशन में हमेशा से सबसे आगे रहे हैं। और लाहौरियों की कोशिश होती थी कि हमेशा हम बाजी ले जाएं, हम सबकत ले जाएं, हम हेडलाइन बन जाएं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ा गुड्डा और बड़ी पतंग एक स्पेसिफिक साइज से बड़ी गुड्डा और पतंग बैन कर दी है, तो अब उसमें तो लाहौरी बाजी नहीं ले रहे, लेकिन अब लाहौरी अपनी छतों पे वो ट्रेस लाइट्स और वो ट्रेस लाइट्स और वो डिस्को लाइट्स और वो रोशनी, वो शामियाने और वो जो है वो हवा में उड़ाने वाले शामियाने जिसको बोलते हैं जी। और इस तरह की चीजों में और अपनी स्ट्रेंथ में, और एक छत पे कितनी ज्यादा गुड्डियां एट अ टाइम हो रही हैं, तो लाहौरी इस चीज को कंपटीशन बना के इसमें बाजी ले रहे हैं कि किसकी छत पे कितने ज्यादा लोग हैं और कितने ज्यादा बारबेक्यू चल रहा है और कितना ज्यादा माहौल बना हुआ है। तो वो एक इस तरह की सिचुएशन हुई हुई है कि गलियों में इतनी गाड़ियां खड़ी हैं कि ट्रैफिक के लिए जगह नहीं है। लोगों के गेस्ट लाहौर से, बाहर से, फैसलाबाद से और दूसरे सिटी से आए हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पिछले एक माह से आपके PIA और दूसरे जितने भी ये जो फ्लाइट के इदारे हैं, इनकी तमाम फ्लाइट्स जो है वो बुक हो चुकी थी, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही थी लाहौर पहुंचने के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। इस टाइम राइट नाउ आपका लाहौर, आपका गुलबर्ग, स्पेशली गुलबर्ग और बाकी एरियाज के जितने अपार्टमेंट्स, रेंटल अपार्टमेंट्स, होटल्स, सब पैक, जैम पैक हो चुके हैं। लाहौर से बाहर से आने वालों को रेजिडेंट्स का भी बड़ा इशू हो रहा है कि लाहौर ने 26 साल बाद भी जिंदा होकर बता दिया है कि लाहौर ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़बरदस्त। अच्छा फैज़ान, दो चीज़ें ना इसमें, एक तो ये कि जाहिर सी बात है खुशियाँ मनाएं, लेकिन तमाम तरह सिक्योरिटी मेजर्स उसको हमने देखा कि भरपूर, कल मरियम भी शी वॉज ऑन द रोड्स और वो अप्रिशिएट कर रही थी लोगों को। लिबर्टी गालिबन पहुंची थी और कह रही थी कि जनाब, ये एक बाइक वाले को भी उन्होंने कहा कि आपने अभी तक रॉड नहीं लगाया तो प्लीज़ इसको लगा लें। सो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तनकीद करने वाले तो करते हैं ना, तो एक एंगल ये भी है कि यार ये क्या सिर्फ एलीट्स तक ही रह गया, क्योंकि जितनी महंगी पतंगे मिली हैं, जितनी महंगी डोरें मिली हैं, तो इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? मैं सर आपकी बात से माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करूंगा।
कोई अब एलिट्स तक नहीं रह गया। हर घर से पतंग उड़ रही थी, हर घर से हर बच्चे ने पतंग उड़ाई है, जिसकी जितनी बसात थी, जिसकी जितनी जेब इजाजत देती थी। जो एलिट था वो बड़ी पतंग उड़ा रहा था। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपने घर पे झाड़ू के तिनके लेके और मोमी कागज की गुड्डी बनाकर, हर बंदे ने अपने लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। और आपने जिक्र किया सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा का कि वो रोड्स पे थी, तो जी देखें, हम एसोसिएशन के लोग हैं, हम अपने तमाम मेकर्स मैन्युफैक्चरर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं, हम उन सबके साथ रास्ते में हैं, उनके हमने जोनल जो नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए हैं उन सबके साथ रास्ते में हैं। इस टाइम वो लोग इतने शुक्रगुजार हैं कि वो सजदा रेज हैं अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला ने उनका रोजगार, उनके बच्चों का रोजगार, उनकी जिंदगी में खुशहाली, और लोग तरस गए थे उस एनवायरनमेंट को देखने पे कि जो 12 बजे के बाद जब लोगों ने छतों पे वो एनवायरनमेंट देखा है तो एक जैसे आपकी बॉडी में एक शिवरिंग हो जाती है ना, कि एक आपको अंदर से फील आती है। हम लोगों का वो सिचुएशन हुई थी कि हम कह रहे थे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या बात है। अच्छा फैजान, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये जो पाबंदी हटाई गई है ये फेस्टिवल की हद तक यानी 3 दिन की है, उसके बाद फिर लगा दी जाएगी, या फिर लाहौर में नाउ इट हैज़ बिन लिफ्टेड? तो क्योंकि सिर्फ बसंत तक तो पतंगे नहीं उड़ती लाहौर में या पंजाब में, उसके बाद भी लोगों ने किधर रुकना है, तो सिर्फ 3 दिन की पाबंदी हटाई गई है या उसके बाद भी? मैं इसके हवाले से आपको गाइड करता चलूं कि फिलहाल तो ये 3 दिन का प्लान है, लेकिन गवर्नमेंट की वाजिब पॉलिसी है। अज़मा बुखारी साहिबा भी इस बारे में बार बार कह चुकी हैं, ACDC साहिबान भी कह चुके हैं, और खुद मरीम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि अगर लाहौरिये इस प्रोग्राम को अमन अमान से मना लेंगे, बगैर किसी हादसे के, बगैर किसी इंस्टेंस के, कोई अनहोनी ना हो, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आपको आपकी ये तमाम लवाजमात, ये त्यौहार, ये सब चीजें वापस करने जा रहे हैं। सही। और बड़े एक बावसूख जराए से पता चला है कि लाहौर के बाद इंशाल्लाह अब बारी दूसरे सिटीज की होगी, जिसमें कि पिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद सरे फहरिस्त हैं। लेकिन ये अभी इसका कोई हतमी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन इंशाल्लाह लाहौरिये जिम्मेदारी का सबूत देंगे, कातिल डोर नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि हम तमाम एसोसिएशन वालों ने अहद किया है, इवन के हल्फ भी लिए गए हैं हमारी मीटिंग्स में। तो इंशाल्लाह उल अजीज हमें अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि जी ये जरूर बहाल होगा, और इंशाल्लाह हर साल बसंत भी हुआ करेगी, और उसके अलावा भी हमें इजाजत मिलेगी कि हम अपना शौक को, अगर छतों पे नहीं तो कोई स्पेसिफिक एरियाज की भी हमारी DC साहब से मीटिंग में बात हुई थी कि हमें बसंत के बाद में भी कि वो स्पेसिफिक एरियाज अलॉट कर दें, लाइक रावी वाली साइड या जो साइड गुंजानाबाद नहीं है, जहाँ पे कोई खतरे का या कोई नुकसान का डर नहीं है, तो बड़े चांसेस हैं कि हमें वो साइड्स भी अलॉट हो जाएं। ओ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग ओपन एरिया जाके या ओपन फील्ड्स में जाके पतंगे उड़ाएं, ताकि जो ओल्ड सिटी लाहौर में एक माहौल है छोटी छतों, यानी छोटी बनियों वाली छतों का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक थ्रेट रहता है, एक डर रहता है। ऑब्वियसली लोग अपने लिए अपने तई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे कि कोई इस तरह का वाकया ना पेश आए। अच्छा, मुझे ये पूछना मलिक कि 25 साल पहले का माहौल फ़र्क था, अब पूरी आबोताब से बसंत मनाई जाती थी, लोगों के कपड़ों का, खानों की डिशेस से लेकर, मतलब हर चीज़ ना एक स्पेसिफिक थी। आपको पता तो होता था कि बसंत में कीमे वाले नान आपको मिलने हैं, आपको येलो कलर के कपड़े खातीन ज़्यादा ज़ेबतन करती थी, मतलब ये सारी चीज़ें वो 25 साल पहले वाली बसंत से थी। अब माहौल ज़ाहिर फ़र्क हो गया है, बीच में 2 जनरेशन ऐसी आई हैं जिन्होंने बसंत देखी भी नहीं, तो लोग क्या उस पुरानी स्पिरिट के साथ, उस पुराने तरीके से बसंत मना रहे हैं या थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई है? मैं आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंस आप जिस डिफरेंस की बात कर रही हैं ना, वो डिफरेंस इस तरह से है कि सिर्फ हमारी अवाम, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत ज्यादा पहले की निस्बत मॉडर्नाइज हो गए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा पहले की निस्बत, पहले एक घर में एक मोटरसाइकिल होती थी तो 10 लोग इस्तेमाल करते थे, अब एक घर में 10 मोटरसाइकिल हैं। तो हमारी अवाम ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे, अगर हम कंपेयर करें तो तरक्की की है, ग्रो किया है, तो उसी हिसाब से शौक भी उसी तरह से एक्सपेंसिव हुआ है, उसने भी ग्रो किया है। और सेकेंडली जो आपने मुझे बताया, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मुनासिब लगे, हमने अपनी फाइनल जो क्लोजिंग डे है बसंत का, संडे का, उसमें हमने अपने तमाम दोस्त और एसोसिएशन वालों की ड्रेस कोड रखा है, और उसकी ड्रेस थीम रखी हुई है, वाइट कुर्ता शलवार और उसके ऊपर येलो दुपट्टा की, और प्लस वो ढोल है, वो सारा एंजॉयमेंट वाला सीन। तो वो सब आज भी बहाल है और वो सब तैयारियां कंप्लीट हैं।
और मैं बल्कि आपको दावत दूंगा कि आप हमारा वो एक मेहंदी टच वाला जैसे बसंत पहले हुआ करती थी, जी 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 हमने उसको बहाल करने की कोशिश किया। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप कवर कीजिएगा और अवाम पाकिस्तान की अवाम को दिखाइएगा कि ये जो है वो सब एज इट इज ही हो रहा है जैसे तब होता था। फैज़ान, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंगलिंग ऐसी भी है जैसे बाकी पाकिस्तान को नहीं पता। जैसे हम मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि छतें बुक होती हैं बाज़ाब्ता। कितना इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होती है, रिवॉल्व होती हैं चीज़ें, पतंगें और उसके साथ साथ खाने पीने का मामला और ये वो। कपड़ों का, और लाइटिंग इसमें का, और इस केटरिंग का। हाँ, तो इस ये अब बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है। हाँ जी, जी जी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ आप अपने सिर्फ एक पीआईए के रेवेन्यू की बात कर लेना हम्म, तो वो अरबों में है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक फैक्टर बताया है। इसके अलावा पूरे लाहौर के तमाम होटल्स, तमाम रेस्ट हाउसेस पैक हैं, जैम पैक हैं। फिर उसके बाद आपके लाहौर में जो छतों पे लाइट्स लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रात में इस चीज के लिए काफी परेशान रहा हूँ। छतों पे जो लाइट्स, कलरफुल लाइट्स और ट्रेस लाइट्स जो लगती है, जो कि फंक्शंस पे लगती हैं, वो नहीं मिल रही थी लाहौर में कहीं से। तो हर ओफ, बंदे ने अपनी जगह पे अपने एंड पे बिजनेस किया है। और वाह। जो छतों का रेंटेड वाला मामला था, तो अंदरून की कुछ ऐसी छतें और ऐसे जगह हैं, जैसे कि मियां सली साहब की हवेली बहुत मशहूर है, जी, जिसके बारे में सुनने में आ रहा था कि उसकी 1 करोड़ रुपया रेंट की डिमांड की जा रही है, जहाँ पे वाह, वाह। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम ने भी पसंद बनाई थी। तो इस तरह कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका रेंट बहुत ज्यादा है। अदरवाइज एक रूटीन में जो अंदरून शहर की जो एक छत है ना, उसका रेंट चल रहा है 1.5 से 5-7 लाख रुपया। और रेवेन्यू एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा ठीक तो नहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 20 से 30 अरब रुपए का बिजनेस होगा टोटल। क्या बात है मलिक फैज़ान वंडरफुल। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम आपका वक्त हमने ज़्यादा भी ले लिया, मुझे पता है कि आप निकलना है कहीं पे और यू नो आप समझ गए होंगे। बहुत होगा शुक्रिया क्या। आपके वक्त का। वेल, हम आपको शो में भी और इसके अलावा पूरे दिन भी बसंत की जो रंगारंग बहार है उसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के माहौल में जौहरी मुज़ाकरात की एक बार फिर बहाली की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और दोनों ममालिक के दरमियान अहम बातचीत आज ओमान में होगी। जबकि दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को सख्त इंतबाह भी जारी कर दिया है। और ट्रंप कहते हैं कि ईरानी क़यादत को इन मुज़ाकरात के नताइज पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड होप यू आर डूइंग गुड मैम। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर क्या हम समझे, एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये बातें कि मुज़ाकरात एंड ऑल, दूसरी तरफ वाइट हाउस का बयान है कि देख लें आप, वरना तो ट्रंप के पास सिफारतकारी के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। व्हाट गेम इज यूएस एंड ट्रंप ट्राइंग टू प्ले ओवर हियर? जी एसेंशियली सिचुएशन में ट्रेंड्स हैं जर्मनी से और जो जितनी मीडिएटिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर सोसाइटी है उनके अब्बास जो उन्होंने भी ये जो इरानियन फोर्सेस हैं उनकी उंगली ट्रिगर के ऊपर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक रेड लाइन है और हमारी वो रेड लाइन है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। ट्रंप भी हमें इस प्रेशर में है इजराइल की तरफ से कि वो ईरान पर अटैक हो जाए। तो पहले जो कहा, जब टॉक शुरू हुई थी तो ऐसा लगा था कि जंग का खतरा टल गया है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन के बहुत हाई चांसेस हैं। और वो इसी वजह से हैं क्योंकि ट्रंप ने जिसे कहते हैं ना कि हार्ट को पावर जो है और फोर्स, यूज ऑफ फोर्स को टेबल से हटाया नहीं। राइट। उन्होंने कहा या तो हमारी बताई हुई कंडीशंस पर बातचीत कर लें, वरना जो ट्रंप है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक फौज के समझिए चीफ ऑफ स्टाफ है। तो थ्रेट रिमेन्स ऑन द टेबल, फोर्स रिमेन्स ऑन द टेबल, लेकिन नेगोशिएशन शुरू हो गई है। ईरान कमजोर पोजीशन में है और ईरान ने कहा है कि कंडीशंस के बगैर बातचीत हो, लेकिन ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की इन्वेस्टमेंट को फ्रीज करने का, न्यूक्लियर प्रोग्राम को
फ्रीज करने का बिल्कुल वाज़ेह अंदिया दिया है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है व्हाट कैन पॉसिबली ईरान डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज ईरान, हमें पता है कि उसकी क्या नेचर है। वो एक ऐसा मुल्क है जिसको आप डराएंगे तो वो डरेगा नहीं, वो रिटेलिएट करेगा, वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। जब उनकी तमाम तर ऐसी जगहों पर हमले भी किए गए जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए मशहूर थी, या वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद सो ऑन, इस वक्त भी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। तो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक कि जी रिजीम बदलना है, और दूसरा ये कि जी वो उसको हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, या वहाँ पर न्यूक्लियर की अफजाइश नहीं होनी चाहिए, यूरेनियम की अफजाइश नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ ईरान फाइटिंग अगेंस्ट एट दिस पॉइंट टाइम? Iran wants to keep its bare minimum deterrence. तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज करने को तैयार है, इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को हैंडओवर करने को भी तैयार है, लेकिन वो अपना जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको गिव अप करने को तैयार नहीं है, जो अमेरिका से ज्यादा इजराइल को खटकता है। आपको पता है कि नेगोशिएशंस में ट्रंप के सन इन लॉ भी बैठ रहे हैं जो कि इजराइल से बहुत करीब समझे जाते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले गुजारिश की, ईरान कमजोर हुआ है, और जिस तरह वो जंग को हमेशा अपनी दहलीज से दूर रखता था थ्रू प्रॉक्सी नेटवर्क्स, अब वो प्रॉक्सी नेटवर्क्स तो हमने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद तमाम के तमाम खत्म हो गए मिडल ईस्ट में, और जंग जो है वो बिल्कुल ईरान का दरवाजा खटखटा रही है, ईरान की दहलीज पर ये जंग पहुंच गई है। इजराइल एग ऑन कर रहा है ट्रंप को कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चले जाए। जो रिस्ट्रेंट आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली अमेरिका की तरफ से नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि उन्हें दोनों चीजें बैलेंस करनी, तो उन्होंने फोर्स को टेबल पर रखा है। ईरान ये चाहता है, जो आपने सवाल पूछा, कि जो 2015 में टॉक्स हो रही थी, जो 2018 में ट्रंप ने खत्म कर दी थी, वही फ्रेमवर्क दोबारा आ जाए। उसके साथ साथ हमने देखा कि रशिया का भी एक स्टेटमेंट आया है जो इन सम वेज एक खामोश सपोर्ट है ईरान के लिए। तो सिचुएशन अमेरिका के लिए भी इतनी आसान नहीं है कि वो फौरन अटैक कर दे, और ईरान नेगोशिएशंस में चला गया है, बात भी मान रहा है, लेकिन ईरान विल आल्सो नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट। राइट, ये बात अमेरिका को पता है। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान का किरदार कैसे देख रही हैं सारे मामले में? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी सरहदें जुड़ी हैं ईरान से। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, ऑब्वियसली हम पे भी इफेक्ट आएगा। सो व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले इन दिस? मेरे ख्याल है पाकिस्तान का तो इंतहाई अहम किरदार हो गया, बिकॉज नाउ पाकिस्तान इज इनवाइटेड टू द नेगोशिएटिंग टेबल। पाकिस्तान वो वाहिद साउथ एशिया का मुल्क है जिसको बुलाया गया है, नेगोशिएशंस का हिस्सा बनाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का तो किरदार एक स्टेट के तौर पे इमर्ज हुआ है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पर जिससे अमेरिका भी कदर हद तक भरोसा करता है, क्योंकि वी आर इन गुड स्पेस विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ईरान के साथ भी इस वक्त हमारी जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ी अच्छी स्पेस में है, उसका डिप्लोमेटिक क्लाउड बड़ा है, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं उनका पाकिस्तान पे भरोसा है। पाकिस्तान अभी तक ईरान के साथ बहुत कॉशियसली आगे बढ़ता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सेंसिटिविटीज को भी देखता है, और जो तरीका कार है वो ये है दैट वी रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो बारह जंग हुई थी पहले 25 में अमेरिका और ईरान या इजराइल के बीच में, तो उसके बाद आपने देखा था कि ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, हमेशा पाकिस्तान से नाराज नहीं। राइट, अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहिबा, दो चीज़ें, आई हैव वन क्वेश्चन इज़ कि क्या वाकई ही अमेरिका चाहेगा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन इनिशियलाइज हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो अपने ट्रुप्स या इस तरह से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे और दूसरे किसी मुल्क में जाए, वो इस तरह की किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करेगा। तो क्या यूएस ये सोच सकता है? ऐसा लग रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या इंटरनल जो इस वक्त सिचुएशन है ईरान की, उसने भी ईरान को वीकन किया है? आए रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है ईरान में। आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ, बिल्कुल वीकन किया है। ईरान ने, लोगों ने ये बात कही है कि इतनी अमवात हुई इन प्रोटेस्ट में, जिसमें अमेरिका का भी किरदार था इन सम वेज, कि लोगों में से खौफ खत्म हो गया है और वो दोबारा सड़क पे आने को किसी भी वजह से तैयार हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि ईरान बड़ी नेशनलिस्टिक स्टेट है, तो एक फॉरेन इंटरवेंशन ईरानियंस को दोबारा जोड़ भी सकती है, क्योंकि कोई
ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग रिजीम के हवाले से अभी टेबल पर नहीं है। और रजा तहरीकी को तो खुद समझिए ट्रम्प ने भी कहा है कि वो कमजोर कैंडिडेट हैं। yeah. अमेरिका जो है वो भी आप देखिए कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। अमेरिका के जो अंदर अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं वो बहुत क्रूशल है और जाहिर है जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है वो अहम है ट्रम्प साहब के लिए। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग। डोमेस्टिक डायमेंशंस दोनों की हैं, ईरान की भी हैं और अमेरिका की भी हैं। लेकिन अभी अगर आप इस वक्त मुझसे पूछें सिचुएशन क्या है तो मस्बत है, इस दौर के नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट का जो जंग के बादल हैं वो छट गए? बिल्कुल नहीं। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और इसी का इशारा ईरान रशिया भी कर रहा है, इसी का इशारा जर्मनी भी कर रहा है और इसीलिए मीडिएटिंग स्टेट्स में आपको बिलखुसूस मिडिल ईस्ट की एंजाइटी नजर आती है। डॉक्टर साहबा, इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड नाउ और न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर की अब बात की जा रही है। हमने देखा और आपने जैसे अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि मोर लेस ऑफ अमेरिका मोर ऑफ इसराइल जिसका ये ईरान के साथ इशू है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अमेरिका ने जितनी भी इसराइल के साथ मिलके एक वजह बनाने की कोशिश की, उस वजह पे या तो उनको शिकस्त हुई है जिसमें वो कू कराने की कोशिश की गई थी, या फिर दुनिया ने उस चीज़ को जो है वो आउटराइट उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये आप कर रहे हैं ना जो ये गलत कर रहे हैं। क्या मजीद वजूहात अमेरिका बना रहा होगा या बना सकता है टू, और मैं सीधा बात करता हूँ, टू अटैक ईरान, बिकॉज दिस इज द मोटिव ना, और क्या मोटिव है इनके पास? सो वो क्या मजीद वजूहात बढ़ा रहा होगा? सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल जो तर्ज हुकूमत है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसमें उन्हें कोई मोटिव बनाने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, जो उन्होंने ग्रीनलैंड के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वहाँ वो एडमिट नजर आते हैं और जिस तौर वो कहते हैं कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है अलावा उसके कि मेरी मोरालिटी, इस तरह उन्होंने पूरा जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी वजह से 40 साल तक दुनिया में कद्र अमन रहा, उनको कंप्लीटली रिजेक्ट किया और वो जो अपना बोर्ड, पीस बोर्ड बना रहे हैं उसको वो एज एन अल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस देखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि रोक ये हो सकती है कि क्या इसमें अमेरिका का कोई नुकसान तो नहीं होता है। इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी कोई रोक। ओके, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा बकायब, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग और उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी हम इसी तरह ज़हमत देते रहेंगे। वेल विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे देवदास। वेलकम बैक अगैन। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। तो सबसे पहले बिफोर वी एक्चुअली डाइव इनटू कि सब क्या हो रहा है क्रिकेट में, उससे पहले अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि भाई सैटरडे की रात से आप बोल न्यूज़ पर खुसूसी तौर पर क्रिकेट की ट्रांसमिशन देख सकेंगे। मेरे साथ होंगे फैसल और हम दोनों के साथ होंगे तनवीर अहमद, एक्स क्रिकेट प्लेयर, और उनके साथ मौजूद होंगे फवाद मुस्तफ़ा एज एनालिस्ट, और हम आपको देंगे क्रिकेट की खबरें और तमाम तर कंट्रोवर्सीज जो चल रही हैं उसमें स्कोर्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, खबरें भी होंगी, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ lot of fun that you will be able to see with us. एब्सोल्युटली। तो वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से जुड़ी सारी चीज़ें, प्लेयर का स्टैट्स, द डेटा एंड एनालिटिक्स, और उसके साथ जो उससे जुड़ी है सियासत, कब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब अगर आपने जानना है तो प्लीज़ ट्यून इन टू बोल टीवी फ्रॉम टुमारो सैटरडे 11:03। दैट इज योर गो टू द शो। अच्छा जनाब, अब हो ये रहा है कि वर्ल्ड कप तो शुरू हो जाएगा कल से, लेकिन अब महज खेल नहीं रहा है ये क्रिकेट का, बल्कि सिफारती दबाव है, सियासी फैसले हैं और माली नुकसान से बचने के लिए भागा दौड़ी के मामलात इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान ने साफ और अटल फैसला दे दिया, कल वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात कर ली है, और वज़ीर आज़म का जो बयान था उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ जो है अपने लिए नहीं खड़ा, जो बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की है भारत ने उस पर भी खड़ा है। तो उस पर सबसे पहले मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जो वहाँ के स्पोर्ट्स एडवाइज़र है डॉक्टर आसिफ नजरुल, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने वो सारे मामला जो है दोबारा से लिखे कि बांग्लादेश के साथ जो भारत ने किया, पाकिस्तान ने उस पर मौक़िफ़ लिया, स्टांस लिया। देयर यू गो, बांग्ला ज़बान में लिखा था उन्होंने, जिसके नीचे ट्रांसलेशन भी है, और उस पर सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है
थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, दैट वाज द बेस्ट थिंग जो कल गुजरी नज़रों से। इसके अलावा जो खलबली है, भगदड़ी है, वो ये भी है कि क्योंकि सादिया पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम तो नहीं खेलते भारत के साथ, तो कल ये कप्तान जो थे उनके सूर्या कुमार यादव, जो कि बहुत ही मशहूर हैं अपनी कंट्रोवर्शियल बयानात देने की वजह से, उन्होंने, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भाई हमने तो मना नहीं किया खेलने से, उन्होंने यानी कि हमने, पाकिस्तान ने मना किया खेलने से, हम तो जाएंगे, कोलंबो जाएंगे। तो मज़ा इसी में है सर, यही करना चाह रहे थे हम, जो पिछली बार आपकी एकड़ी थी जिस वो आपने क्रिकेट में पॉलिटिक्स मिलाई थी कि जी हम फलां को सलाम पेशते हैं और इसको सलाम पेश करते हैं, तो आपकी एकड़ी इसी में हमने नीचे कर दी है कि अब आपको एक दिन के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ बिठाया जाएगा, इंतज़ार करवाया जाएगा और उसके बोलेगा अच्छा पॉइंट चाहिए, ये ले 2 पॉइंट और वापस जाएं। तो वो बस एक तरह से उनके लिए बस दे विल बी आउटिंग इन एब्सोल्युटली, एंड देयर इज अनदर स्टोरी दैट आई हैव टू शेयर, वेल वी हैव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, और वो ये है कि श्रीलंका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अपने डिसीजन को रीथिंक करे, और अगर ऐसा मुमकिन हो सकता है तो वो ज़रूर ही ये मैच खेले। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है यू नो कि टूरिज्म है और 10 चीज़ें और इससे कनेक्टेड हैं, तो इससे सिर्फ इंडिया को नुकसान तो नहीं होगा लेकिन एक इकोनॉमिकल नुकसान भी होगा, दैट्स हाउ दे आर थिंकिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिकल या टूरिज्म का नुकसान नहीं है। जिस तरह से कोलंबो में फर्स्ट वार्म अप मैच में छत खुल नहीं पाई थी बारिश की वजह से, ये बिल्कुल उसी तरह का एक कनेक्शन है वेयर इंडिया इज यूजिंग श्रीलंका प्रोबेबली टू टॉक इट थ्रू पाकिस्तान के, पाकिस्तान शायद अपना डिसीजन रीथिंक करे और वो वर्ल्ड कप के इस मैच से बॉयकॉट ना करे। बात जब आप श्रीलंका की करते हैं, यस श्रीलंका हैज बीन वेरी जेंटल टू पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। हम नहीं भूल सकते कि श्रीलंका पे ही यहाँ पे हमला करवाया गया था, और उसके पसे पर्दा कौन अफराद थे, वही जो क्रिकेट को पाकिस्तान में पनपता नहीं देख पाते। उसके बाद श्रीलंका वाज द टीम जो सबसे पहले आई, और उसके बाद भी श्रीलंका ने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए क्रिकेट में उनकी बहुत हेल्प की। बट देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे पाकिस्तान इन द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ आईसीसी वो देखता रहा, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था अलॉन्ग विद श्रीलंका टू। तो अब वो वक्त आ गया है जनाब कि अब पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। अच्छा, साथ ही साथ जब पाकिस्तान अब ने ये हिम्मत पकड़ी है और हिम्मत दिखाई है कि वो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करे, तो अब बाकी सारे कोनों खदरों से लोग निकल रहे हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी, और एक और एक शो है जिसमें इंग्लिश क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स बैठते हैं, तो फॉर्मर लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मार्क बुचर इंग्लैंड के, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा बयान दिया है, आपको वो सुनाते हैं और फिर इस पे मज़ीद बात करते हैं। And for India, that's a disaster. Or for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. And it's kind of the only lever really that Pakistan have to pull in this situation. The issue comes with dispensations being made from the ICC, whether it be in favour of India, whether it be against Bangladesh, whether it be against Pakistan. The ICC are have kind of made their own bed in all of this by having situations whereby it's okay for some teams to decide that they're not going to go and play in a certain country, and not saying that it's okay for others. And the nonsense around India not playing Pakistan outside of ICC tournaments. All of these things are pretty hypocritical. So there you go. Before we talk about this, you just see कि टेबल पे कौन-कौन बैठा था। जेम्स एंडरसन, बुशर के बराबर में डेविड लॉयड, डेविड बम्बल लॉयड, और उनके सामने माइकल वॉन। और ये वो सारे क्रिकेटर्स हैं। एंडरसन का तो इतना मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन माइकल वॉन हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग इंडिया, और इसके साथ साथ डेविड लॉयड ने भी इस तरह की बात की। सबसे बड़ी बात ये हुई कि इंडिया को तो ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इस वक्त आईसीसी का रोल है और जो इससे पहले आईसीसी का रोल है, जब बिग 3 बनने जा रहा था, उसको जिस तौर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इट्स अबाउट द टाइम कि लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स लेट बट इट्स नेवर टू लेट। इस पर बात करते हैं सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद है, आप क्रिकेट एक्सपर्ट है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे थे कि किसी को तो आवाज़ उठानी है। एक वक्त था जब हम गिला भी करते थे कि जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या तगड़े बोर्ड्स हैं वो क्यों नहीं बात करते इस बारे में। वेल देखें, पाकिस्तान ने स्टेप अप किया, और उसके बाद बाकी लोग अभी भी बोर्ड्स की जाने सुनते नहीं, लेकिन जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उसमें से ज़्यादातर का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान को ये करना ही था इवेंचुअली, अगर इंडिया स्टॉप नहीं करता जो वो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखें, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जिस खूबसूरती से और जिस अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया है, उससे दुनिया में अब जो लोग इंडिया के खिलाफ बोलना चाहते थे लेकिन बोलते नहीं थे,
उनको थोड़ी सी उससे ताकत मिली है, एनर्जी मिली है। और पाकिस्तान ने उसूली बुनियादों पे इस बार मुखालफत की है इंडिया की। ऐसा नहीं है ये पाकिस्तान के जो बायलैटरल जो जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं इंडिया के साथ, उसकी बुनियाद पे की है। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए कि आपने बांग्लादेश के वही मसाइल थे जो पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान में खेलने के, लेकिन आपने बांग्लादेश की एप्लीकेशन को बिल्कुल ही कंसीडर नहीं किया। तो पाकिस्तान ने एक तरह से बेजबानों को जबान दे दी है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप थोड़ा सा इनिशिएट करें। हर सोसाइटी में इनिशिएटिव लोगों की जरूरत होती है। जब कोई इनिशिएट करता है तो पीछे लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे इंग्लैंड के लोगों ने आवाज बुलंद की है, कुछ ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया में एक दो जर्नलिस्टों ने की है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे मुल्क, अच्छा इस T20 वर्ल्ड कप में आप देखें कि बहुत सारी ऐसी टीमें जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो भी अब इस सारे सिनारियों को देख रही हैं। और कल जब बात और आगे बढ़ेगी तो वो भी यकीनन इसमें बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले किया और मैं समझता हूँ कि ये आईसीसी के लिए एक वेकअप कॉल है। अब आईसीसी को समझना चाहिए कि अब वो जो उन्होंने अपनी एक समझ लिया था कि हम मुतलक उल अनान है और हम जो चाहे फैसला करेंगे सबको मानना पड़ेगा, अब वो बात नहीं चलेगी। इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो आइंदा फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि हो सकता है इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। हैदर भाई, आपने कहा आईसीसी के लिए वेकअप कॉल है, लेकिन क्या वाकई वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे? बिकॉज हेजेमनी तो हेजेमनी है जिसमें तो इंडिया डूबा हुआ है, गर्दन में सरिया तो उनके ऐसा शदीद है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे पहले जो उन्होंने हरकत करने की कोशिश की थी वो ये कि जी 2 टियर बना दें टेस्ट के लिए, जिसमें इंडिया जो है वो अच्छी टीमों के साथ खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो फिर लो रैंकिंग टीमों के साथ खेलेगा। इन्होंने ये हरकत भी की थी। मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है एक, बिकॉज खेल है ही इसका नाम कि किसी भी वक्त किसी भी टीम को कोई भी हरा सकता है। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये जो अभी ये खतरनाक मॉडल के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि रैंकिंग वाइज अब जो है वो पैसे दिए जाएंगे टीम्स को। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग बेहतर नहीं है और पाकिस्तान इस वक्त जो आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका 4थे नंबर पे उसको है रेवेन्यू, उसकी शेयरिंग, तो वो कट करके वो पता नहीं कहाँ फेंक देंगे। तो ये हरकतें तो कर ही रहा था ना आईसीसी। तो आपको लगता है कि नाउ ये चीजें बेहतर हो सकेंगी? देखिए, आईसीसी एक बॉडी है मुख्तलिफ मुल्कों को मिला के। आईसीसी खुद से कोई एक चीज नहीं है। जैसे जैसे लोग बेदार हो रहे हैं, लोगों में जो है कुछ कहने का हौसला पैदा हो रहा है, ये आईसीसी की बॉडी में भी चेंजेस आती जाएंगे। अभी तक क्या था, आईसीसी एक ऐसी बॉडी थी जो दुनिया के सामने नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा लोगों के सामने इसको बिल्कुल निकाल के ले आए। जो एक कहना चाहिए कि कॉर्नर में थे, उनको बाहर निकाल के आप बिल्कुल जो है दुनिया के सामने ले आए और दुनिया को अब उस पर बात करने का मौका मिल रहा है। तो आईसीसी में नेक्स्ट जो बॉडी होगी उसमें जो लोग भी होंगे उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा जैसे आज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा रैंकिंग के पैसे मिलेंगे, अब बात अगर जाएगी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे यकीनी बात है व्यूअरशिप से आते हैं। आपके ब्रॉडकास्टर्स पैसे आपको देते हैं सबसे ज्यादा, उससे बड़े ज्यादा पैसे कहीं से नहीं आते। तो ब्रॉडकास्टिंग में अगर आप देखा जाएगा तो पाकिस्तान नंबर 2 है। अगर इंडिया अपनी पॉपुलेशन के यहाँ से नंबर 1 है क्रिकेट व्यूअरशिप में, तो पाकिस्तान नंबर 2 है। तो बात सिर्फ ये नहीं रहेगी कि आप ग्राउंड में किस रैंकिंग में, बात ये भी होगी कि रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो ये सारी चीजें पे होंगी। और उसके साथ साथ एक बात और अब समझना चाहिए कि क्रिकेट अब जो है वो अपनी शक्ल बदल रही है। अब वो टेस्ट क्रिकेट जो थी वो अब सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट नहीं रहा है। अब क्रिकेट चली गई है T20 क्रिकेट में, एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट में चली गई है, जहां पे सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। तो और जैसे भाई, जैसे this brings me to डूपिंग। 2 बड़े सवाल बनते हैं इससे मेरे। एक, पाकिस्तान अपने मुल्क में क्रिकेट के रिवाइवल, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने, उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितना काम कर रहा है। एक चीज़, क्योंकि हमने देखा कि हम पिछले कई सालों से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट कैसा हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है, उसको ब्रॉडकास्ट करने में भी बहुत पीछे रह गए हैं। और चूंकि हम वो दिखाते नहीं हैं, लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने कहीं ये खोया है ट्रस्ट। हो सकता है इसकी वजह वो सब हो कि वो दहशतगर्दी की वजह से कई साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रहा, लेकिन खैर बहरहाल हमने इसको बहुत ईजी लिया है। तो एक तो हमें उसको भी रिवाइव करना होगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी करनी होगी कि
आपको इस चीज़ को सीरियस लेना होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप किन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, हर इवेंट में पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको हमें सोचना होगा, हमें इस पर गौर करना होगा। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एनीमोर। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अभी तक क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें पसंद नापसंद चलती है, उसके अंदर जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। दूसरे मुल्कों में अगर जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में वहाँ भी ऐसे ही है कि बोर्ड जो है वो हुकूमत के ज़ेर असर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल भी बनाया है और उसके साथ उन्होंने परफॉर्मर्स को मौका दिया है। पाकिस्तान में अभी तक वो एक ट्रेडिशन जो है वो अभी तक पूरी तरह बन नहीं पाई है। अभी तक जो है चंद लोगों के हाथ में जो वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो ये अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया में पहचाने जाएं, आप ये देखें पिछले 20 साल में हमने कोई बड़ा क्रिकेटर पैदा नहीं किया है, और उससे पहले 20 साल में देखें तो हमने 20 से ज्यादा अच्छे क्रिकेटर पैदा किए थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त फेयरनेस थी, सिलेक्शन की फेयरनेस थी। हमने आज क्रिकेट को गली मोहल्लों तक तो ले गए, स्कूलों तक ले गए, लेकिन क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए। क्वांटिटी हमने कर ली। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स जो है वो लीग्स में जाए, डिफरेंट लीग्स में जाए ना, तो उनकी स्टार वैल्यू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपने अभी बाबर आजम को चुना या आपने शाहीन शाह अफरीदी को चुना, तो वो क्या कर पाए बिग बैश में या और लीग्स के अंदर। तो आपको ये क्रिएट करना होगा, जब दूसरा इंटरनेशनल बड़ा स्टार आपके PSL में आता है तो आपके लिए उसकी एक वर्थ होती है ना कि यार एक बड़ा स्टार आया, एक परफॉर्मर आया, T20 का एक बड़ा प्लेयर आया है। तो जब तक आपके प्लेयर की वो वैल्यू नहीं होगी, आप कैसे एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन दूसरे मुल्कों में जाके ऐसे बनेंगे जहां पर लोग चाहे कि भाई आपके मुल्क के प्लेयर्स हमारे यहाँ के लें। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखिए, आपके क्रिकेट का लेवल जब ऐसा नहीं होगा, क्या होगा? ये बाबर आजम गए, शाहीन शाह अफरीदी गए, मोहम्मद रिजवान गए, बिग बैश में नाकाम हो गए। बिल्कुल उनका वहां पे कोई जितना वहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और इवन ये कि फिर आखिरी मैचेस उनको खिलाने से मना कर दिया गया कि इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं। तो हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कंटिन्यूसली बेसिस पे जो है मेहनत करें, अपनी फिटनेस का लेवल अच्छा रखें, तभी आपकी पहचान होती है। हमारे यहाँ ना फिटनेस का कोई रूटीन है, ना हमारे यहाँ इसका कोई स्टेटस है। हमारे यहाँ सिर्फ नेशनल टीम में जो लोग होते हैं वो फिटनेस लेवल को बरकरार रखते हैं, लेकिन उस नीचे डोमेस्टिक में, मैंने डोमेस्टिक बड़ी कवर की पाकिस्तान में, और मुझे अफसोस होता है कि डोमेस्टिक का वो लेवल है कि वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं हो सकता है। बॉल्स वो यूज हो रही हैं जो 2 नंबर हैं, उस पर कोकाबरा लिखा है, लेकिन वो बॉल कोकोबरा की नहीं है। एब्सोल्युटली सॉरी, मेरे ख्याल से यस, यू आर राइट। हाँ, ड्यूक की बॉल यूज करेंगे। यू आर राइट हैदर भाई, यू आर राइट। लेकिन चले इस पे हम करेंगे बात, बिकॉज दिस इज वन थिंग टू कीप आवर हाउस इन ऑर्डर। बट अगेन कमिंग टू आवर मेन डिस्कशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इस बार ना पूरा पाकिस्तान यक ज़बान होके इस वक्त कह रहा है कि जाए नहीं खेल रहे, हम नहीं खेलना है। वज़ीर आज़म हाउस से लेके और हमारे गली मोहल्लों तक इस वक्त एक ज़बान है, यार आपने हमारे साथ जो किया है इंडिया ने, उसके बाद जाएं, हम तैयार हैं। और ये कल इन्होंने कहा भी, मोहसिन नकवी साहब ने, कि हमारे पास प्लान ABCZ सब तैयार है, तो आप देख लेंगे। बट नाउ माय क्वेश्चन इज के वाई इज वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड रमीज़ राजा इन स्टार स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल? क्यों? जब हम ये छोड़ रहे हैं, आई मीन क्यों, वाई? देखिए, ये तो ये लोग खुद ही, हम तो उनकी जगह जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे जाहिर होता है कि उनके लिए अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं, कौमी मफादात ज़्यादा नहीं है उनके सामने, क्योंकि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम एक मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है, और जो पाकिस्तान हुकूमत का या PCB का है। तो मैं समझता हूँ इन तीनों को भी पाकिस्तान के PCB के मौक़िफ़ के साथ और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जो जाहिर, जब तक वो खुद जवाब न दें हम उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब आप अपने ज़ाती लेवल पे आते हैं तो आपके ख्यालात बदल जाते हैं, और जब आप नेशनल लेवल बात करते हैं तो वहाँ कुछ और होते हैं। तो ये जो दो रुखी हमारी पॉलिसी होती है, इसी वजह से फिर हमारे बातों पर लोग यकीन नहीं करते हैं। हम उनके साथ जो भी मुआहदे करते हैं, जब दिल चाहता है हम ख़त्म कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। और हम इसीलिए दुनिया में एक ऐसे लोगों के तौर पर पहचाने जाते हैं कि जिनका कुछ पता नहीं होता है। इवन क्रिकेट में जो कुछ होता रहा, आपने देखा कि स्टीव वॉ ने कहा था मैं इतनी शर्ट्स नहीं चेंज करता जितना पाकिस्तान कप्तान चेंज कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है हमारे यहाँ।
और ये बड़ी जरूरी होती है किसी भी शोबे में, चाहे वो गेम हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कहीं भी हो, मुस्तकिल मिजाजी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। या एंड आई थिंक इसके साथ साथ एक थॉट थ्रू भी जरूरी होता है कि जो आपका एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त, वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। इसके साथ ही हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक अगेन। वेल गोइंग बैक अगेन, बसंत के रंग जो हैं वो इस वक्त पूरे लाहौर पे छा रहे हैं और अब जैसे जैसे आज के दिन का सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लाहौरियों का जो मूड है ना वो भी अपग्रेड होता जा रहा है। एब्सोल्युटली, इसी पर ज़रा बात करेंगे कि अब क्या माहौल हो रहा है। रात भर तो बड़ा एंजॉय किया लाहौरियों ने, उसके बाद आई एम श्योर पहले तो नाश्ते वाश्ते करेंगे, नाश्ते वाश्तों के बाद थोड़ा जब मूड पंप हो जाएगा तो फिर ज़रा दोबारा से पतंगे उड़ाने की तरफ आ जाएंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र बिन यार, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाफ़र बताइए ज़रा क्या माहौल है, नाश्ते वाश्ते हो गए हैं? ठीक है, लाहौरियों का माहौल इस वक्त बड़ा पुरजोश है और नाश्ते उन्होंने कर लिए क्योंकि अब टाइम शुरू हो चुका है पतंगबाजी का। सारी रात जो है लाहौरिये पतंगबाजी करते रहे हैं, बो काटे के नारे लगते रहे हैं, म्यूज़िक चलता रहा है, बारबेक्यू की जो पार्टियां चलती रही। रात जब 12 बजे तो काउंटडाउन शुरू था, उसके 12 बजने के फौरी बाद हमने देखा कि एकदम जश्न का समा था जो पूरा लाहौर तक। लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो दिन का समा था, यूँ ही लग रहा था कि यहाँ पे भी सूरज निकला हुआ है। लोग इतने खुश थे, इवेंट ही बहुत बड़ा है। अगर हम लिबर्टी मार्केट की बात करें तो लग रहा था कि पूरा लाहौर इस वक्त जो है लिबर्टी मार्केट में पहुंच चुका है और सबसे उसकी ख़ास बात यह थी कि फैमिलीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची हुई थी। फैमिलीज़, बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब बड़ा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई थी। उसके बाद जो है लोग निकलना शुरू हुए। हमने देखा 7 बजे तकरीबन यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ और रात 1-1.5 बजे तक चलता रहा और लोग बड़े इंजॉय करते रहे। बाद में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो अंदरून लाहौर में बसंत मना रही थी वहाँ पे उन्होंने बसंत मनाई। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लाहौरिये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी धूप निकली है और साथ हवा चल रही है जो गुड्डे बाजों के लिए बड़ी मुफीद समझी जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कौन किस शहर से आया और किस तरह उसने रात को एंजॉय किया। आप बताइएगा कि आप किस शहर से आए हैं? गुजरांवाला से। तो क्या कहेंगे, कैसा लगा है रात का माहौल? बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जी, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहबा का ये इक़दाम कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया रात सारी। ठीक है। हम गुजरांवाला से स्पेशल आए हैं यहाँ बसंत मनाने के लिए और इतना एंजॉय किया कि छोड़ पाते थे। अच्छा जी, इतना एंजॉय किया। ये नौजवान कुछ और भी मेरे साथ खड़े, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम गुजरांवाला से आए हैं, 5 लड़के आए हैं हम। ठीक है, हमने बहुत एंजॉय किया रात को, ठीक है। तो पतंगबाजी की है, बहुत एंजॉय की। आज भी खूब एंजॉय करेंगे हम, खूब अल्लाह गुल्ला करेंगे। कुछ और लोग इस तरह मेरे साथ खड़े हैं, आप बताइएगा कहाँ से? मैं फैसलाबाद से आया हूँ और सीएम साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये फेस्टिवल दिया और जिंदा दिनाने लाहौर में हम खूब एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल आप भी का। बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है और मैं ये कहना चाहूँगा कि सकाफ़त को ज़िंदा करने के लिए एक अदीब के सालों लग जाते हैं। एक अदीब अपनी लिखाई के अंदर अपना खून झोंक देता है तब जाके सकाफ़त आवाम तक पहुँचती है। लेकिन अगर सियासी बंदा चाहे और सियासी शख्सियत चाहिए तो महीनों के अंदर ये सकाफ़त हम तक पहुँची है। और मैं वो आखिरी बशिंदा हूँ जिन्होंने इस सकाफ़त को डूबते हुए देखा था। अब दोबारा 20 साल के बाद जिंदा देखता हूँ। हम सीएम के ये उन्होंने कहा कि एक सियासी बंदा चाहे तो कर सकता है और मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये साबित भी किया गया कि उन्होंने जिस चीज़ का ऐलान किया वो साबित हुआ। आखिर टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसी ने शायद कोशिश नहीं की, लोग इतना डर चुके थे। लेकिन सीएम साहिबा का ये विज़न था कि इसको हर सूरत मनाना है और मनाने के हवाले से उससे पहले बाकायदा कानून साजी की गई। कई माह लगे चीज़ों को जो है लाइन में लाने के लिए, उसके बाद जाके मुमकिन हुआ। और हम आज देख रहे हैं कि लाहौर में तकरीबन 100% अगर हम कहें तो गलत ना होगा कि मोटरसाइकिल पर राड जो हैं उन्होंने लगाए हैं। हुकूमत की जानिब से बाद लोगों ने खुद अपने तौर पर खरीदे। सिर्फ मकसद यही था कि कानून साज करने के बाद इस इवेंट का इनकाद किया जाए। और आज लोग जी जाफ़र, आप गालिबन लिबर्टी पे हैं, प्लीज़ करेक्ट रॉन्ग, तो वहाँ भी लोग जो गुजरांवाले से आए हैं ज़रा उनसे ये तो पूछें कि पतंगे उड़ाना तो एक तरफ,
गुजरावाला मशहूर है अपने ख्वाबों के लिए, लाहौर भी मशहूर है अपने ख्वाबों के लिए, तो जरा उनसे पूछें कि वो लाहौर सिर्फ का पतंग खाना उड़ाने अच्छा है आए या फिर ये वाला मुकाबला गुजरावाला भी का करने अच्छा आए है? हैं इधर। जी बिल्कुल आपने ठीक है। गुजरांवाला के लोगों से अगर हम बात करें तो वहाँ तो बड़े खाबे शाबे चलते हैं, तो आप बताएं कि क्या कहेंगे कि यहाँ पे बसंत मनानी है कि कोई ख्वाबों का एंजॉय भी कोई ऐसा प्रोग्राम? जी हाँ, हमारी सीएम साहिबा से यही गुजारिश है कि जिस तरह यहाँ पे फेस्टिवल हुआ हमारे गुजरांवाला में भी होना चाहिए एक दफ़ा ज़रूर। जी जी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ इधर दी है, इजाज़त दी है, उधर भी इजाज़त होनी चाहिए। गुजरांवाला में इजाज़त देनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इधर दे रहे हैं, उधर भी इजाज़त होनी चाहिए। इधर आ रहे हैं हम उधर से। ठीक हो गया जी। उन्होंने कहा जी गुजरांवाला में इजाज़त देनी चाहिए। कल रात की आपको एक बात बताता हूँ, कराची से लोग आए हुए थे तो उन्होंने कहा था जी कराची में बसंत होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा कि वहाँ अगर सीएम मरियम नवाज शरीफ होती तो वहाँ पे भी लाजमी बसंत होती। उनका दिल था कि इस तरह का इवेंट कराची में हो, क्योंकि फैमिलीज़ की इतनी बड़ी तादाद थी और लोग इतने ठीक है अमन जाफर, से बहुत थे। शुक्रिया। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल जाफर, आपसे इस हवाले से बात करेंगे। हमें मीनवाइल बिलाल यासीन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारकबाद भी कबूल कीजिए, क्योंकि ये इवेंट जिस तरह से आप लोगों ने सोचा था, कल से हम देख रहे हैं जैसे आप इसे पुल ऑफ कर पाए हैं और बहुत खुशी का माहौल है लाहौर में। और इतना खुशी का माहौल कि अभी गुजरांवाला के कुछ मेहमानों से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई इसको तो फैलाना होगा, आपको हर शहर में से ले जाना होगा। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत मजा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था आपका प्रोग्राम। मैं काफी मिनट से देख रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान को तो जगा दिया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लोगों में जिस तरह की थ्रिल हमने देखी है, ये तो शायद 25 साल पहले जब ये बंद हुआ था उस वक्त भी मौजूद नहीं थी। और ये चीज होती है कि जब आप में क्लैरिटी हो, लीडरशिप बड़ी क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले और ब्रेव डिसीजन ले, तो फिर उसका रिजल्ट इस तरह। जो गवर्नमेंट का काम करने का था गवर्नमेंट ने तो बखूबी किया। सेफ बसंत के हवाले से सेफ्टी रॉड्स इंट्रोड्यूस करवाए, 10,000 से ज्यादा जो आप इन्फोर्समेंट है वो लाहौर को देखेगी, उसको सिक्योर करेगी बसंत को। अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहता हूँ, जहाँ पे हम फेस्टिवल पे बात करें, आपके थ्रू ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है एज ए पाकिस्तानी, एज ए लाहौरी। अपनी सोसाइटी को हमें जिंदा करना है और बताना है कि हम सेफ बसंत को इंश्योर करेंगे। जो और उसके बाद ये जो आपने बात की कि ये जो रंग है, ये जो खूबसूरती है, ये गुजरांवाला भी जाएगी, ये पिंडी भी जाएगी, ये फैसलाबाद भी जाएगी, ये मुल्तान भी जाएगी, पूरे पंजाब में इंशाल्लाह उल अजीज आने वाले वक्त में जो एक शानदार हमारा फेस्टिवल जो हमसे छिन गया था, जो मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के लोगों को खास तौर पे वापस किया है, हमें इसकी कंटिन्यूटी के लिए खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। ये मैसेज है जो मैं समझता हूँ कि बार बार आप लोगों के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिलाल साहब, ये अच्छा हो गया कि आपकी मौजूदगी भी हो गई। आपकी मौजूदगी में हमारे उधर गुजरांवाले वाले थे, उन्होंने डिमांड भी रख दी और आपने ये कह भी दिया कि अब ये गुजरांवाले में भी होना चाहिए। मैं इससे पहले कि आपसे ये सवाल करूँ लाजमी कि इस बार सिर्फ लाहौर की हद तक क्यों रखा गया, बिकॉज पंजाब में कैपेसिटी की तो कमी नहीं है, तो ये 2-3 शहरों तक हो सकता था। लेकिन उससे पहले बिलाल यासीन साहब, आपकी मेमोरीज क्या रही हैं वो 2001-2002 से पहले? व्हाट वर योर मेमोरीज व्हेन इट कम्स टू बसंत एंड ऑल? किस तरीके से आप क्या करते थे? इस बार क्या प्लान है आपके? देखिए, मैं तो पुराने लाहौर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कई डेकेड से वहाँ पे लोग मुझे मेहरबानी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरा शहर मेरे साथ मोहब्बत करता है, बार बार वोट देता है। तो मेरा तो एक उनके साथ ऐसी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हैं जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वहाँ पे जो बसंत है ये लाइक किसी भी बड़े फेस्टिवल से ज्यादा इसकी रौनक हुआ करती थी। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपके गेस्ट, आपके घरों में गेस्ट आया करते थे पूरे पाकिस्तान से। आज भी लाहौर में गेस्ट मौजूद है, दुनिया से लोग यहाँ पे लाहौर में मौजूद है। और उस वक्त हुआ करता था जो बसंत फेस्टिवल है, इसको आप लोग जिन लोगों जो यूथ है हमारी, वो समझ नहीं है कि इट्स जस्ट काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग इसका एक मेजर पार्ट जरूर है, बट ये लिंक्ड है विद मेनी अदर जो एक्टिविटीज हैं। लाइक यहाँ पे फूड को एंजॉय किया जाएगा, यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय किया जाएगा, यहाँ पे कलर्स होंगे, यहाँ पे फ्लावर्स होंगे, यहाँ पे लाइट्स लगी होंगी, फैमिली गेट टुगेदर होगा। वो जो एक चीज थी कि हम फैमिली में बैठ के भी अपने मोबाइल में खो जाया करते थे, आज मरियम नवाज शरीफ की इस एफर्ट से लोगों के हाथों में कितना होएगा, लोगों के हाथों में डोर होएगी, लोगों के हाथ में गुड्डी होएगी, लोग भंगड़े की टाप पे
जो है वो That's भगड़े correct. डालेंगे Absolutely, इसके absolutely. तो ये और सारी मैं चीजें वेट कर रही अवेयरनेस हूँ। कर रहा था। और बिलाल साहब आपने अपना प्लान नहीं बताया हमें। मैं तो देखिए जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जब से ये इसकी बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई है गुड्डी डोर की, उस वक्त से ऑन ग्राउंड हूँ और कोशिश करूंगा, क्योंकि कल रात गए तक लगे रहे हैं। अभी मैं लाहौर चक्कर लगा के आया हूँ 1 घंटा पहले, तो लाहौर अभी सोया हुआ है। मुझे लग इस तरह रहा है, मुझे इस तरह लग रहा है कि ये इसमें जुमा की आज प्रे है, उसके बाद लोगों ने निकलना और अपनी छतों का रुख करना है। और एक्चुअली उसके रात बाद देर हमें तक बहुत एंजॉय भी किया लाहौरियों ने, तो इस वजह से भी अभी वो जरा इसकी पीक टच होगी जी, जो मेरी जो असेसमेंट है, इसकी पीक टच होगी आज इवनिंग में, और लाइक जो सैटरडे नाइट होगी ना, वो एक इसका पीक जो है ना, एक ड्यूरेशन जो होगी वो होगी, क्योंकि लाहौर के लोगों ने 3-3 घंटे के लिए अपने लोगों को इन्विटेशंस भेजे हैं। ये पहली दफा हुआ है, जिस तरह मूवीज में होता है ना, ये शो है कि जी ये 3 से 9 शो है, ये 9 से 12 शो है। इसी तरह लाहौर में लोगों ने इन्विटेशंस, मेरे पास दर्जनों ऐसे इन्विटेशंस हैं इस पे लाहौर में रिक्वेस्ट आ रही है फैमिलीज की, फ्रेंड्स की, जी घंटे के लिए आपने आना है, 2 घंटे के लिए आपने हमें टाइम देना है। ये पहली दफा देखने को मिल रहा है कि इतनी ज्यादा रौनक है, इस कदर ज्यादा लोगों में जोश है। और बिलाल साहब, अब ठीक है, हमने बहुत कुछ खोया भी है, बड़े गैप के बाद ये बसंत पाकिस्तान में वापस आई है, लाहौर में वापस आई है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं, अब लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, और लोगों को ये पता है, मतलब एक कीमत देने के बाद उन्होंने ये चीज़ हासिल की है ना, इतने साल ज़ाया होने के बाद ये चीज़ हासिल की है, तो इसकी वर्थ का भी उन्हें अंदाज़ा है। एंड आई एम श्योर अगर ये चीज़ दोबारा होती रही, आई मीन इससे पहले जब बसंत होती थी, हर साल बसंत के गाने बनते थे, बसंत पे ड्रामे बनते थे, हमारी मूवीज़ में बसंत की जो कल्चर था उसका एक अलग पार्ट होता था, यू नो, सो वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ पहला आपका सवाल था कि सिर्फ लाहौर में क्यों, तो ये इसमें स्टेट में ये कहता हूँ कि 25 साल के बाद को ख्वाब भी नहीं देख सकता था इसकी रिवाइवल के लिए। ये मरियम नवाज शरीफ का एक बोल्ड डिसीजन है, और उस पर उन्होंने जस्ट ये नहीं है कि जैसे इस पे महीनों काम किया गया, इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया। आप जिस तरह देख रही हैं कि आज लाहौर में आप घूम के देखें, कोई मोटर बाइक वो सिक्योरिटी रॉड के बगैर वो अलाउ नहीं है, और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करवाया। आप जितनी आपकी हाई रूफ्स हैं, तमाम पे फोर्स बैठी हुई है। अगर कोई वायलेटर, यहाँ आपको पता है ना कि यहाँ पे बीमार ज़हन के लोग भी तो मौजूद हैं, अगर किसी ने कोई कोशिश की कि इतना शानदार, इतना हसीन जो फेस्टिवल है हमसे खुदा ना खास्ता उनकी नेगेटिव एक्टिविटी की वजह से चेंज जाए, तो लाहौर तो इस चीज की इजाजत नहीं देगा। इसको प्रॉपरली इसको मैनेज किया गया, इसको प्लान किया गया है, और बाकायदा तौर पे इसकी वर्किंग मौजूद है, और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। बिलाल यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपको दुबेंगे, जाएं और एंजॉय करें। जाफर मलियार आप भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। बसंत की मजीद बात करते हैं, तो क्या सिक्योरिटी इकदाम है। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट रिटायर्ड अली एजाज साहब, आप डीसी लाहौर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आगाज़ हो गया तो बसंत का, बताइएगा मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? इस वक्त आ चुके बसंत का आगाज़ हो गया है, तो हमारी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा की पुलिस की नफरी डिप्लॉयड है, और हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, पैरा फोर्स है, और हेल्थ वाले हैं, रेस्क्यू वाले हैं, तमाम इस वक्त फील्ड में अलर्ट पोजीशन में मौजूद हैं, विज़िट कर रहे हैं, ड्रोन सर्विलेंस सेफ सिटी वाले कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉपर सिस्टम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए खोला गया है वो चल रहा है। मॉनिटरिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है मोटरसाइकिल्स की, तो एक कंप्लीट मशीनरी गवर्नमेंट की इस वक्त हरकत में है ताकि लोग सेफ़ तरीके से बसंत मना सकें। ठीक है, साथ ही ज़रा ये भी बता दें कि पतंग फरोशों के लिए कुछ यू नो सिक्योरिटी चेक्स उनके लिए भी रखे गए थे, पाबंदियां थी, तो इजाज़तनामे जारी किए गए, उनको रीचेक किस तरह से किया जा रहा है, क्या जुर्माने वगैरह भी हो रहे हैं? जितने भी हमने परमिट्स दिए हैं वो बार कोड लगा हुआ है उनके ऊपर, और वो स्कैन होके वेरीफाइबल हैं, और हमारी जो भी टीम मॉनिटर कर रही है वो उनको स्कैन कर रही है, चेक कर रही है, और अगर कोई इसकी वायलेशन नज़र आती है तो जो हमारा एक्ट बना है इस वक्त काइट फ्लाइंग का, उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिसमें अरेस्ट भी है, FIR भी है, फ़ाइन भी है।
अच्छा, सजा ये दी। बताइए बसंत के बायस शहर में ट्रैफिक के दबाव को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है? चूँकि बसंत पूरे शहर लाहौर के लिए है और इसीलिए इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक प्लान बना है जो कि किसी एक एरिया के लिए नहीं है बल्कि पूरे लाहौर के लिए है। सही। स्पेशल डिप्लॉयमेंट है, चेकिंग हो रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रूट मुरतब दिए हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथ किया जा सके और लोग प्रेफर करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकि रश भी कम हो और लोगों को सहूलत भी मिले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर जो है सेफ बसंत मनाए, खूब इंजॉय करे और ये इवेंट आता रहे, यूं ही से छाता रहे। ऑलराइट, शो से इजाज़त देने का होता है वक्त। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।